नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं नाइटमेयर डर की दस्तक। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूं। आज की कहानी हमें अरसलन ने भेजी है, जो हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी सुनते हैं अरसलन की ज़बानी। बेंगलोर की वो रात मुझे आज भी डराती है। ऑफिस में काम का इतना बोझ था कि निकलते निकलते रात के 2 बज गए। मैं अपनी कार से होसुर रूट की तरफ बढ़ रहा था और आज बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। सड़क पर हर तरफ पानी ही पानी था। अचानक एक सुनसान मोड़ पर मुझे एक लड़की दिखी। वो बुरी तरह से बारिश में भीग रही थी। वैसे मैं किसी अनजान के लिए गाड़ी नहीं रोकता, लेकिन इंसानियत के नाते उसकी मदद करने का सोचा। मैंने सोचा, इस मौसम में ये बेचारी यहाँ क्या कर रही है। मैंने अपनी गाड़ी धीमी की और शीशा नीचे उतारकर पूछा, अरे मैडम, इतनी रात को यहाँ अकेले, सब ठीक तो है? उसने अपना सर उठाया। उसका चेहरा बहुत ही मासूम था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बस का इंतजार कर रही थी, पर शायद कोई बस नहीं आएगी। इस पर मैंने कहा, इस मौसम में तो बस मिलना मुश्किल है। आप अंदर बैठिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूं। वो लड़की चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, पूरी कार में एक ऐसी महक फैल गई जैसे पुरानी मिट्टी के घरों में बारिश के बाद आती है। रास्ते में मैंने उससे बात करने के लिए पूछा, अच्छा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहती हैं? लेकिन वो लड़की खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, मेरा नाम निशा है और मैं पास ही उस पुराने लेआउट में रहती हूं। इस पर मैंने हंसकर कहा, लेकिन वहां तो बिजली भी नहीं रहती और तुम रात में वहां कैसे रहती हो? इस पर उसने मेरी तरफ देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अंधेरे की आदत हो गई है साहब। उस लड़की की यह बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं चुपचाप गाड़ी चलाने में ध्यान लगाए रखा। जब उसका घर आया, जो एक बहुत ही पुराना और जर्जर सा बंगला था, वो कार से उतरी और बिना शुक्रिया कहे गेट के अंदर चली गई। जब मैं घर पहुंचा और मैंने कार की पिछली सीट चेक की, तो देखा जहां वो लड़की निशा बैठी थी और वो सर से लेके पांव तक भीगी हुई थी, लेकिन फिर भी कार की सीट का कवर बिल्कुल सूखा था। कार की सीट पर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। ये देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने सोचा, क्या ये मेरा वहम है? खैर, रात भर मैं निशा के बारे में सोचता रहा और उसके ही ख्यालों में डूबा रहा। अगले दिन जब मैं उसी बंगले पर पहुंचा, तो वहां एक चौकीदार बैठा था। मैंने उससे पूछा, अरे भाई साहब, यहां जो निशा रहती है, क्या मैं उससे मिल सकता हूं? इस पर चौकीदार ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने ना जाने कौन सा पाप कर दिया हो। वो बोला, साहब, यहां निशा नाम की एक लड़की रहती जरूर थी, लेकिन उसे गुजरे हुए तो 10 साल हो गए। उसकी मौत इसी सड़क पर एक बारिश वाली रात में हुई थी। उसकी ये बात सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कल जो लड़की मेरे साथ थी, क्या वो कोई इंसान नहीं थी? चौकीदार की बात सुनकर मेरे बदन में एक सिरहन दौड़ गई थी। मैं भागकर अपनी कार में बैठा और बिना पीछे मुड़े घर की तरफ निकल पड़ा। पूरा दिन मैं दफ्तर नहीं गया, बस बिस्तर पे पड़ा रहा। शाम को जब मेरी छोटी बहन आयशा कमरे में आई, तो उसने मेरा माथा छूकर कहा, भाई, आपको तो बहुत तेज बुखार है और आपके कमरे में से ये अजीब सी महक कैसी आ रही है? मैंने अपनी बहन आयशा की बात को टाल दिया, लेकिन सच तो ये था कि ये महक वही थी जो उस रात कार में थी, उस गीली मिट्टी की और कुछ पुराने फूलों की। अब रात के 12 बज रहे थे। अचानक मुझे अपने कमरे की खिड़की पर किसी के नाखून से खुरचने की आवाज सुनाई दी। मैंने डरते डरते खिड़की का पर्दा हटाया तो बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं पलटा
मेरे गले से चीख निकल गई। खिड़की के कांच पर बाहर की तरफ मिट्टी से लिखा हुआ था, मैं वापस आ गई। अगले दिन सुबह मैंने देखा कि अम्मी बहुत परेशान थी। उन्होंने नाश्ते की मेज पर कहा, अजलन बेटा, रात को तू किससे बातें कर रहा था और तेरे कमरे से किसी लड़की के हंसने की आवाजें आ रही थी। अब ये बात छुपाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने अम्मी को सब कुछ सच सच बता दिया। उस बारिश वाली रात से लेकर चौकीदार की बात तक। अम्मी का ये बात सुनकर चेहरा सफेद पड़ गया। अम्मी ने बिना देर किए हमारे मोहल्ले के पुराने हाजी साहब को बुलाने का फैसला किया। हाजी साहब शाम को घर आए। उन्होंने घर में कदम रखते ही अपना सर पकड़ लिया और बोले, इस घर की हवा कुछ ज्यादा ही भारी है। कोई रूह है जो असलन के पीछे पीछे घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई है। लेकिन तभी अचानक घर की सारी लाइटें चली गईं और घर में अंधेरा। हमें बस आयशा की अब जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। आयशा मेरी छोटी बहन। मैं दौड़कर उसके कमरे में पहुंचा तो वहां देखा कि आयशा एक कोने में दुबकी हुई बैठी है और अपनी उंगली से दीवार की तरफ इशारा कर रही है। हमने उस दिशा में देखा जहां की तरफ आयशा इशारा कर रही थी। वहां काफी अंधेरा था। छत से बिल्कुल सटकर कोई खड़ा हुआ था, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि ये वही निशा थी जिसे मैंने रात लिफ्ट दी थी। उसने एक खौफनाक आवाज में कहा, अजलान, तुमने मुझे लिफ्ट दी थी, अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। अब तुम मेरे हो। हाजी साहब ने जल्दी से अपनी जेब से कुछ निकाला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने दुआ पढ़ी, निशा वहां से न जाने कहां गायब हो गई। लेकिन जाते जाते वो अम्मी की गर्दन पर एक खरोंच का गहरा निशान छोड़ गई। हाजी साहब ने कांपती आवाज में कहा, बेटा अजलान, ये कोई मामूली रूह नहीं है। इसने अजलान को अपना हमसफर चुन लिया है। ये तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक ये अपनी मंजिल को ना पाले। इधर अम्मी की गर्दन पे वो निशान अब धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था। अगली सुबह जब हम सोकर उठे तो मैंने देखा कि मेरा कमरा अंदर से बंद था, जबकि मैंने कुंडी भी नहीं लगाई थी। अचानक मेरी नजर फर्श पर पड़ी। वहां गीले पैरों के निशान बने थे जो सीधे मेरे बिस्तर तक आ रहे थे। तभी अलमारी के पीछे से आवाज आई, जो अब और भारी और बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। अजलान, डरते क्यों हो? तुमने ही तो मेरा हाथ थामा था उस रात। इसके बाद निशा धीरे धीरे से अलमारी के पीछे से बाहर निकलती है, मगर इस बार वो वैसी नहीं थी जैसे हाईवे पर वो खूबसूरत दिख रही थी। उसका आधा चेहरा झुलसा हुआ था। ये देखकर डर के मारे मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसने अपना ठंडा हाथ मेरे गाल पर रखा और बोली, मैं कोई आम रूह नहीं हूं जिसे तुम दुआओं से भगा सको। मैं जिन्नात की उस नस्ल से हूं जो जिसे एक बार पसंद कर ले उसे अपना ही बनाकर छोड़ती है। मुझे एक इंसानी हमसफर चाहिए था और तुमने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर खुद दावत दी है। ये सुनकर मैं हकलाते हुए बोला, लेकिन मुझसे क्या चाहती हो तुम? और मेरी अम्मी और आयशा, इनसे क्या दुश्मनी है? इन्हें छोड़ दो तुम। ये बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसी और बोली, सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारी अम्मी की जान बख्श दी जाएगी, और अगर तुमने ना कहा तो कल की सुबह तुम्हारा पूरा खानदान इस घर के मलबे के नीचे दबा मिलेगा। अब दोपहर का समय था और अम्मी की हालत अब धीरे धीरे बिगड़ गई। उनका शरीर धीरे धीरे अब नीला पड़ने लगा और उधर मेरी छोटी बहन आयशा, वो पागलों की तरह रो रही थी। अब मुझे समझ आ गया था कि निशा कोई समझौता करने वाली नहीं थी। शाम को सब सूरज ढल रहा था।
घर में खुद ब खुद अगरबत्तियों की महक फैलने लगी, मगर वो महक इतनी तेज थी कि दम घुटने लगा मेरा। अचानक घर का दरवाजा जोर से खुला। हमने देखा कि बाहर कोई भी नहीं था, पर हवा में एक पुराना जर्जर सा शादी का जोड़ा उड़ता हुआ कमरे में आया और अम्मी के सामने आके गिर पड़ा। हवा में कुछ शब्द गूंजे, तैयार हो जाओ अजलान, आज की रात हमारी शादी की रात है। आयशा ने चिल्लाकर कहा, भाई ये मत करना, ये तुम्हें मार डालेगी। लेकिन उधर अम्मी की उखड़ती सांसें देखकर अब मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं बचा था। मैंने अपनी कांपती आवाज में कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम मेरी अम्मी और मेरी बहन को कुछ नहीं करोगे। जैसे ही मैंने ये कहा, अम्मी गले का निशान न जाने एकदम गैबी तरीके से गायब हो गया और फिर वो एक गहरी नींद में सो गई। जैसे ही मैंने निकाह के लिए हामी भरी, घर का मंजर पूरी तरह से बदल गया। अम्मी और आयशा एक एक करके गहरी नींद में सोते चले गए, जैसे किसी ने उन पर बेहोशी का जादू कर दिया हो। अब निशा मेरे सामने खड़ी थी। उसने वो पुराना धूल भरा लाल जोड़ा पहन रखा था। उसका चेहरा घूंघट से ढका था, लेकिन उस घूंघट के पीछे से उसकी दो आंखें अंगार की तरह चमक रही थी। निशा ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसका हाथ मुझे छूते ही ऐसा लगा जैसे मैंने किसी ठंडी लाश को छू लिया हो। वो बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा और सख्त था। वे मुझे खींचकर हॉल के बीच में ले गई। वहां फर्श पर कोयलों से बड़ा एक घेरा बना दिया और इसके बाद निशा ने मुझे उस घेरे के अंदर बैठने के लिए कहा। जैसे ही मैं घेरे में बैठा, दीवार पर लगी हुई घड़ियों की सुइयां उल्टी दिशा में दौड़ने लगी और उधर घर के अंधेरे कोनों से बहुत सारे साए निकलकर बाहर आने लगे। वो धुंधली आकृतियां थी जिनके चेहरे तो शायद थे नहीं। फिर निशा ने अपनी भारी आवाज में कहा, ये जो साए हैं ये मेरे गवाह हैं अजलान। आज से तुम इस दुनिया के नहीं, मेरी दुनिया के हो गए। और इसके बाद हवा में एक अदृश्य मौलाना की आवाज गूंजी और वो मुझसे मेरा नाम और वल्दियत पूछ रहे थे। तभी निशा ने मेरे हाथ पर जोर से अपना नाखून गड़ा दिया और दर्द के मारे मेरे मुंह से निकला, मुझे कबूल है। और इसके बाद निशा ने अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा अब वैसा सुंदर नहीं था। उसने मेरा हाथ पकड़कर हवा में उठाया और एक ऐसी हंसी हंसी कि घर की छत भी थरथराने लगी। उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। सूरज निकलने से पहले तुम्हें मेरे साथ उस पार चलना होगा जहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन अब तक मुझे ये तो एहसास हो चुका था कि अगर मैं सुबह होने से पहले कुछ नहीं करता तो निशा मुझे हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाएगी और उस दुनिया से वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब जैसे ही निशा ने मेरा हाथ पकड़कर खींचना शुरू किया, तभी मुझे बाबा रहमत की वो बात याद आई जो उन्होंने हमारे पड़ोस में कही थी, शैतानी ताकतें सिर्फ वहीं तक राज करती हैं जहां उनकी मौत का राज छिपा हो। जैसे ही ये शब्द मेरे कानों में गूंजे, तभी मुझे याद आया कि जिस पुरानी लेआउट में निशा उतरी थी, वहां एक पुराना खंडर जैसा बंगला था जिसके तहखाने की तरफ उसने बड़े गौर से देखा था। निशा मुझे घर के पिछवाड़े की तरफ ले जा रही थी जहां हवा में एक काला गड्ढा जैसा बना हुआ था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर निशा से अपना हाथ छुड़ाया और अम्मी के कमरे की तरफ भागा। वहां अम्मी की पुरानी अलमारी में एक पीतल का तावीज रखा था, जो तावीज मेरे दादाजी ने दिया था। निशा ने डरावनी हंसी के साथ बोली, अजलान, तुम बच नहीं सकते, अब तुम मेरी रूह का हिस्सा हो।
लेकिन मैंने निशा की किसी बात की परवाह नहीं की। मैंने वे तावीज अपने हाथ में लिया और सीधा अम्मी के माथे पर रख दिया। और जैसे ही वे तावीज अम्मी को छुआ, अम्मी जाग गई और उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा, वो तो निशा सामने खड़ी है। निशा अब कमरे के दरवाजे पर थी। उसका रूप अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो 7 फीट से भी लंबी कोई औरत थी और उसके हाथ इतने लंबे थे कि खड़े खड़े छत को छू रहे थे। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर कहा, निशा, तूने अम्मी को छोड़ने का वादा किया था। यह सुनकर वो ठहाके मार के हंसने लगी। निशा बोली, मैंने छोड़ने को कहा था, पर यह नहीं कहा था कि दोबारा नहीं आऊंगी। तभी मुझे खिड़की से बाहर से वही पुराने लेआउट की धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। अब मुझे समझ आ गया कि इसका वजूद उसी बंगले से जुड़ा है। मैंने आयशा को जगाया और अम्मी को सहारा देकर घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन निशा भी हमारे पीछे पीछे आने लगी। निशा अब जमीन पर चल नहीं रही थी, बल्कि वो तो हवा में उड़ रही थी। हम तीनों कार में बैठे और मैंने गाड़ी को सीधे उस पुराने लेआउट की तरफ मोड़ दिया। अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, उस खंडर के तहखाने तक पहुंचना। उस रास्ते निशा बार बार मेरी कार के सामने आती, मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश करती। कभी टायर के नीचे आने की कोशिश करती तो कभी बोनट पे बैठ जाती। लेकिन मैं कार को उस बंगले की दिशा में चलाता रहा। जब हम उस पुराने बंगले के सामने पहुंचे तो तावीज चमकने लगा। मैंने अम्मी और आयशा को कार में रुकने के लिए कहा और खुद हाथ में जलती हुई मशाल लेकर उस खंडर के अंदर घुस गया। खंडर के अंदर इतनी बदबू थी कि मेरा दम घुटने लगा। मैं सीधा तहखाने गया और तहखाने की सीढ़ियां उतरते ही मैंने देखा कि वहां एक पुरानी कब्र थी, जिस पर निशा की एक तस्वीर और कुछ काले कपड़े पड़े थे। जैसे ही मैंने उस कब्र को छुआ, निशा मेरे पीछे आके खड़ी हो गई। अब निशा की आंखों में एक डर था। वो बोली, अजलान, रुक जाओ। अगर तुमने उसे तबाह किया तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी, और शायद मेरे साथ तुम भी। निशा मेरे पैरों के पास गिर पड़ी। उसका वो डरावना रूप अब धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। उसने मेरा पैर पकड़ लिया और मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे, अजलान, ऐसा मत करो। मैं बस तन्हा थी, मैं बस एक घर चाहती थी। निशा की आवाज अब फिर से उसी मासूम लड़की जैसी हो गई थी जिसे मैंने उस रात लिफ्ट दी थी। एक पल के लिए मेरा दिल भी पसीज गया था, पर तभी मुझे अम्मी की गर्दन पर वो काला निशान और आयशा का वो डरा हुआ चेहरा मेरे सामने घूमने लगा। मैंने बिना देर किए उस तावीज को आग के बीच में फेंक दिया और जोर से चिल्लाया, तेरा घर इस दुनिया में नहीं है निशा, अपनी दुनिया में वापस जा। और उसके बाद आग की लपटें छतों तक पहुंच गई और निशा उस धुएं के साथ न जाने कहां गायब हो गई। आखिरी बार उसकी आवाज गूंजी, जिसमें अब वो गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने कहा, शुक्रिया जिलान, तुमने मुझे आजाद कर दिया। इसके बाद किसी तरह से मैं लड़खड़ाता हुआ तहखाने से बाहर निकला। बाहर मेरी अम्मी और आयशा अभी भी कार के पास खड़े थे और उनकी आंखों में अब खौफ नहीं था। इसके बाद हम तीनों घर वापस आ गए। अम्मी अब बिल्कुल ठीक थी और आयशा के चेहरे पे भी रौनक लौट आई थी। कुछ हफ्ते बाद जब मैं अपनी कार साफ कर रहा था तो मुझे डैशबोर्ड के नीचे से एक छोटा सा मोगरे का फूल मिला। ये वही फूल था जो निशा के बालों में उस रात लगा हुआ था। वे फूल बिल्कुल ताजा था, जैसे अभी अभी कोई तोड़ के लाया हो। आज भी जब मैं बेंगलुरु में तेज बारिश में निकलता हूं तो मैं रात में गाड़ी चलाता हूं तो पिछली सीट पर एक ठंडी सी सिरहन महसूस करता हूं। हालांकि मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता, पर मुझे पता है कि वो रूह अब मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वे बस वही हैं, एक खामोश मुसाफिर बनकर,
मेरी हिफाजत के लिए। मैं अब समझ चुका हूं कि कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, वे बस हमारी परछाई में छिप जाती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके पास भी ऐसी कहानी हो तो हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।